करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपका लॉन्ग में आने के चांसेस हैं और अधिकतर चांस ये होते हैं कि वो लॉन्ग में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन मैं देखती हूँ तो पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं भारतीय संविधान की? जब आप इसकी विशेषताओं की बात करते हो, तो उन विशेषताओं में आप देखते हो कि द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार का सबसे ज़्यादा बड़ा लिखित संविधान है। इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे जो किसी भी देश के संविधान में नहीं है इतने आर्टिकल्स। तो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सेकंड हम बात करते हैं, ये जो हमारा संविधान है, ये एस्टेब्लिशमेंट करता है, एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया ऑफ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मैडम एक डाउट है यहाँ पे, ये आपने 395 बोला, आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था 440 है, तो 395 लिखेंगे या 440? नहीं 440 नहीं 448 है, वो भी है आपका अमेंडमेंट के बाद। लेकिन देखो, मैं शायद क्लास में इसको बता चुकी हूँ कि जो आर्टिकल्स हैं वो आज भी 395 है, वो कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसमें क्लोज जुड़ गए हैं, सब क्लोज जुड़ गए हैं, 1 2 3 ए बी सी डी, इस वजह से वो 448 हो गए हैं। लेकिन आज भी जब आप नंबर देखते हो तो 395 है, एक भी सेक्शन नहीं जुड़ा है जो ये, एक भी आर्टिकल नहीं जुड़ा है जो ये कहता हो कि ये 396 हो गया, ये ओके मैडम। 397 हो गया। नहीं, ओके उनके मैडम, थैंक यू। अंदर ही ऐड हुए हैं बस, और उन्हीं की जब संख्या काउंट करते हैं तो वो 448 है अमेंडमेंट के बाद। जैसे आपका 300 है, 300 ए हो गया, समझ रहे हो ना? तो क्या वो उसी में बढ़ा है और कुछ नहीं है, तो 395 आप बहुत इजीली लिख सकते हो। ओके मैडम, थैंक यू। तो और ये संविधान हमारा कैसा है, जो स्थापना करता है एक ऐसे भारत की जो क्या है, सोवरिन है, जो संप्रभु है, जिसके ऊपर किसी का कोई भी सपरेशन नहीं है, किसी की कोई पावर नहीं है, जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में अपने आप डिसीजन ले सकता है, जो सोशलिस्ट है, जो सेक्युलर है, जो डेमोक्रेटिक है, जो रिपब्लिक है ना? राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता। रिपब्लिक का अर्थ ये है, डेमोक्रेटिक का अर्थ है कि यहाँ पर जनता सरकार चुनेगी, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार होगी। सेक्युलर कि यहाँ पर देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट, भारत का या स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। और सोशलिस्ट यानी कि सभी को समान भाव से देखा जाएगा, एक समान सबके साथ भाव किया जाएगा। फिर ये बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना की गई है ना? ये कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें इंग्लैंड की तरह ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, और यहाँ पर जो आपका प्रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल हेड है। जो वास्तविक हेड है वो तो आप भी जानते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर है, जिसके पास सारी पावर होती है। ये कहते हैं प्रोविजन फॉर अडल्ट सफरेज। भारतीय संविधान में क्या किया गया है, वयस्क मताधिकार की स्थापना की गई है कि भैया 18 प्लस जो जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी वोट डाल सकते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है, इसको 18 वर्ष के बाद। इसमें फंडामेंटल राइट्स को गारंटी किया गया है, देयर आर फंडामेंटल राइट्स, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, ये भी बताया गया है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की या उसके सिद्धांतों की घोषणा की गई है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेक्युलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म, इसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के भी गुण हैं और यूनिटरी फॉर्म के भी गुण हैं। अच्छा, वो दोनों भी बताऊंगी मैं आपको उनमें क्या क्या होता है, लेकिन आपको ये जरूरी लिखना है कि ये क्या है, क्वासी फेडरल है। इट इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, तो दोनों है, फ्लेक्सिबल भी है यानी समय समय पर इसमें आप देखते हो कि अमेंडमेंट होते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जो कि साधारण प्रक्रिया से नहीं हो सकते हैं, जो कि सिंपली नहीं हो सकते हैं, बल्कि वहां पर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, और कहीं कहीं पर तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ स्टेट्स की भी
कंसेंट चाहिए होती है। कुछ ऐसे भी अमेंडमेंट है कि उसमें आधे स्टेट भी हाँ करेंगे और स्पेशल मेजोरिटी होगी तभी वो अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो कहीं कहीं तो है कि साधारण बहुमत से भी हो जाते हैं, सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनमें कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट कंसेंट भी जरूरी होती है। तो वहीं पर ये आपका रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो भारत के अंदर जो ये संविधान है इसने एक स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना की है, एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की स्थापना की है जो किसी भी कंट्रोल से बाहर है। ना तो वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है और ना ही वो विधायिका के अंतर्गत आता है। सिंगल सिटीजनशिप, यहाँ पर जो भारतीय संविधान है उसने एकल नागरिकता को मान्यता दी है कि पूरे भारत में जो सिटीजनशिप होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन होगी, ना कि मैं ये कहने लगूं कि मैं उत्तर प्रदेशियन हूं। नहीं, आइए मैंने इंडियन, मैं भारतीय हूं, भले ही मैं कहीं से भी बिलोंग करूं। अमेरिका की तरह नहीं है कि वहां पे राज्य की अलग है और जी सेंट्रल की अलग है, एक ही नागरिकता होगी। अब जो है ये तो रही इसकी विशेषताएं, बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कि ये लार्जेस्ट है, इसमें फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, सेक्युलर स्टेट की स्थापना करता है, फेडरल और यूनिटी फॉर्म का मिक्सचर है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, प्रोविजन फॉर अडल्ट सफरेज है इसके अंदर, साथ ही साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप बहुत इजीली इसकी विशेषता लिख सकते हो अगर आती है। अच्छा, यही विशेषताएं आपको क्या करती हैं, इसकी नेचर बन जाती हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो जब हम बात करेंगे यहां पर आपका फेडरल फॉर्म की, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक तो देखो, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं में आता है कि ये कैसा होगा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखा जाएगा, ठीक, किसकी, संविधान की सर्वोच्चता होगी। और सभी जितने भी आपके अंग हैं, भले ही वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या आपका लेजिस्लेटिव हो, वो सभी अपनी पावर कहां से लेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन से लेंगी। साथ ही साथ ये कहते हैं और वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर विल बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फेडरल फॉर्म की बात करते हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि वहां पर क्या होता है, उसमें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड ये कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमेशा, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हमेशा लिखित होगा, ये जरूरी है। सेकंड ये कहते हैं वो, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि वो कैसा होगा, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इनफ्लेक्सिबल होगा, उसमें आप जो है संशोधन नहीं कर सकते हो, उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, वो रिजिड होगा, परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसमें। ये किसकी विशेषता है, फेडरल फॉर्म की विशेषता है। साथ ही साथ फोर्थ नंबर पे ये कहते हैं कि उसमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है। अगर मैं फेडरल की बात करती हूँ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो वो कैसा होता है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर होती है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि भैया सबके जो अधिकार हैं केंद्र और स्टेट के, वो अलग अलग कर दिए जाते हैं, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। आप लिस्टिंग देखते हो ना, लिस्ट है 1 2 3, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है, एक आपकी सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जिसको बोलते हैं। तो यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगा, कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं। तो क्या किया है, दोनों की जो शक्तियां हैं स्टेट की और क्या कहते हैं साथ ही साथ आपकी केंद्र की, वो क्या कर दी गई है, बांट दी गई है, अलग अलग कर दी गई है। मैडम एक बार कॉन्करेंट लिस्ट बता देंगे, थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को इसमें प्लीज। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कि दोनों ही सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सेंट्रल ने कानून बना दिया और उसके बाद स्टेट कानून बनाता है, तो सेंट्रल का प्रिवेल करेगा, स्टेट का नहीं प्रिवेल करेगा। तो कंकरेंट लिस्ट के जो विषय होते हैं उस पे दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। ये मैम, ये तीनों लिस्ट में जो जो भी कानून बन रहे हैं, क्या ये हमारे सिलेबस में है, पूरा डिटेल में पढ़ना है? नहीं, नो नो नो।
अच्छा, ये तो मैडम फिर उसके अंदर आ जाएगा ना, 97 के आ जाएगा ना, और 9A का ए जो रिमूव किया था अभी गुजरात वाला केस था, तो उसके हाँ, अंदर हाँ, वो वाला एग्जांपल है ना कॉन्कर का, जहाँ यूनियन बिल्कुल, टेरिटरी में बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वही है संपत्ति। केशवानंद वाला जो केस है, केशवानंद का जो था मैडम वो। उसमें जो इन्होंने संपत्ति का जो अधिकार था उसके विषय में वहां पे जो प्रॉपर्टीज थी, ये कह दिया गया कि भैया जो 9th शेड्यूल हम जोड़ रहे हैं हाँ जी। उसके थ्रू जो आपकी जुडिशरी है वो उस पर संज्ञान नहीं ले सकती, उन विषयों को नहीं छेड़ सकती जो हम 9th शेड्यूल में डाल देंगे। वो आपके हाँ जी। जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेंगे। जी। तो उसमें ठीक है मैम, उन्होंने अपनी थैंक यू। पावर को जो है बरकरार रखा था पार्लियामेंट ने। तो ओके मैडम। यहाँ पर तो इनका ये कहना है कि भैया सेपरेशन ऑफ पावर है, स्टेट को पावर दी गई है और सेंट्रल को भी पावर दी गई है, दोनों को पावर दी गई है कि अपने अपने विषयों पे वो कानून बना सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था होगी। जब भी कभी हम बात करेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तो वहां पर आप देखेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो ना तो लेजिस्लेटिव के अंडर कार्य करती है और ना ही एग्जीक्यूटिव के अंडर कार्य करती है, बल्कि वो इन दोनों से अलग कार्य करती है और साथ ही साथ अगर इनके बीच में कोई मैटर होता है तो उसको इम्पार्शियली सुलझाती है। तो ये किसकी विशेषताएं हुई? ये तो हुई आपकी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो क्या होगा वहां पे, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब वहीं पर जब मैं आती हूं आपका यूनिटरी नेचर पे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होता है, क्योंकि देखो पहले हम इन दोनों को जब देख लेंगे ना उसके बाद हमारी समझ में आएगा कि भारतीय संविधान कैसा है। तो दोनों की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप नेचर को लिखोगे तो आप फेडरल फॉर्म की नेचर लिखोगे और यूनिटरी फॉर्म की नेचर लिखोगे डायग्राम बना के। जब ये दोनों नेचर आप लिखोगे और उसके बाद फिर आप अपनी भारतीय संविधान की नेचर लिखोगे कि इसमें फेडरल का ये गुण है, यूनिटरी का ये गुण है, फेडरल का ये गुण है, यूनिटरी का ये गुण है, तो ये तो दोनों का मिश्रण है। जब हम बात करते हैं यूनिटरी फॉर्म की तो यूनिटरी पावर होती है वो एक के हाथ में होती है, ठीक है, एकात्मक है वहां पे सब चीजें। तो यूनिटरी में हमारे संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं और जो उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो एक तो वहां पर ये कहते हैं कि जब भी हम यूनिटरी की बात करेंगे तो वहां सिंगल सिटीजनशिप, ना तो स्टेट की अलग होगी और ना ही क्या कहते हैं आपकी सेंट्रल की अलग होगी। फेडरल में तो अलग अलग होती हैं लेकिन यूनिटरी फॉर्म में क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक, ऐसा नहीं स्टेट की अलग होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी। सेकंड ये कहते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एक होगा और वो केंद्र और राज्य दोनों पर समान रूप से लागू होगा। लेकिन जब हम फेडरल की बात करते हैं तो फेडरल में क्या होता है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अपना होता है, सेंट्रल का अपना होता है, लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि भैया स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगा, सेंट्रल अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रख के कार्य करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनिटरी की तो वहां पर एक ही संविधान होता है, स्टेट और आपका सेंट्रल का दोनों का, अलग अलग नहीं होते हैं। थर्ड बात करती हूँ फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपका यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मैडम है। ये यूनिटरी कब एप्लीकेबल होता है, कब अप्लाई करता है, जहाँ पे जो है पूरा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने प्रभुत्व में ले लेती है और वही डिसीजन लेती इमरजेंसी, है वहां पे। इमरजेंसी, जब भी कभी आपका 352, 356 और 360 इसके अंदर कोई भी इमरजेंसी लगाई जाती है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल रूल हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं नेशनल इमरजेंसी हो, भले ही वो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, इन तीनों जगहों पर जो पावर होती है वहां पर वो सारी पावर स्टेट से सेंट्रल अपने हाथ में ले लेती है, राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है और फिर सेंट्रल ही उसको चलाता है। तो कुछ एक्सेप्शन है कि जहां पर ये एकात्मक हो जाता है। तभी तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भैया हमारा जो संविधान है ना वो क्वासी फेडरल है, उसमें एकात्मक के गुण ज्यादा हैं, एकात्मक है उसकी आत्मा। तो वो भी मैं बताऊंगी आपको आगे चल के कि भैया कब कब जो है ये वो हो जाता है, एकात्मक रूप ले लेता है, इसलिए इसको क्वासी फेडरल कहा गया, इसको फेडरल नहीं कहा गया क्योंकि हमारे पास उसके भी गुण है, एकात्मक वाले के भी, और हमारे पास संघीय के भी गुण है। तो इमरजेंसी में वो पावर आ जाती है आपकी सेंट्रल के हाथ में, और वो 352, 360 में बात की गई है, 352 से लेके 360 तक में। ठीक है, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी होगा। फिर आती है फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो आपका यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, उसमें बहुत आसानी से बहुत ही इजीली संशोधन किए जा सकते हैं।
लेकिन हमने क्या देखा था फेडरल फॉर्म में कह रहे थे नहीं भैया ये जो है फ्लेक्सिबल नहीं होगा, रिजिड होगा, है ना, इनफ्लेक्सिबल उन्होंने कह दिया था। लेकिन नहीं, जो एकात्मक होता है, जो यूनिटरी होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें इजिली अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। यहां पर ये बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी इन लॉज, यानी कि कानूनों की एक रूपता रहेगी। यूनिफॉर्मिटी इन लॉज, जैसे आप देखते हो ना बीएनएस तो पूरे भारत में एक ही लागू होगा, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक ही लागू होगा, आप सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड एक ही लागू होगा पूरे भारत में, ऐसा तो नहीं कि अलग अलग लागू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो एकात्मक जो यूनिटरी फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें ये कहा गया है कि पूरे भारत में एक ही जैसा लॉ अप्लाई होगा, अलग अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भैया स्टेट का जो है अलग कानून बना जाएगा और बीएनएस और यहाँ का अलग बन जाएगा, नहीं, लॉ में हमेशा यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी, चाहे वो सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो, वो पूरे भारत में एक जैसा लागू होगा। यूनिफॉर्मिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, तो जब हम ये बात करते हैं कि भैया एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ये बात बिल्कुल ही जाहिर हो जाती है कि फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज भी एक ही होंगे पूरे भारत के नागरिकों के, अलग अलग नहीं होंगे। साथ ही साथ उनका जो नेशनल सिंबल है, साइन है, सॉन्ग है, एंथम है, एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। उसमें भी यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी जो आपका यूनिटरी फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि भैया ये कहते हैं कि आप संघात्मक हैं या आप एकात्मक हैं। जब हम संघात्मक पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमारे पास तो फेडरल फॉर्म की भी सारी सारी विशेषताएं आ रही हैं, अरे हमारे पास तो जो है यूनिटरी फॉर्म की भी सारी सारी विशेषताएं आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारा जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भारतीय संविधान है वहां पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर भी है, ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड है, ये दोनों है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम ये करना होगा कि ये क्या है, फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप भी है, यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, साथ ही साथ यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज है, यूनिफॉर्मिटीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज है। ठीक, तो क्या है, इन दोनों विशेषताओं को आप जोड़ के लिखोगे। आपने वो तो डायग्राम बना दिया दोनों का, एक फेडरल एक यूनिटरी। अब नीचे भारतीय संविधान की विशेषताएं लिख दो जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाई सारी की सारी। तो वही तो है कि भैया भारतीय संविधान इन दोनों का मिश्रण है, तो ये क्या है, क्वासी फेडरल है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन बनता है, ये मैम जैसे हम इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं, क्वासी यूनिटरी क्यों नहीं बोल सकते? नहीं क्वासी यूनिटरी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज क्वासी फेडरल और अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर रेदर देन अ फेडरल स्टेट विद सब्सिडियरी फीचर। यहाँ पे समझो आप, ये कहते हैं कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है, यानी कि इसमें एकात्मक राज्य है जिसमें संघात्मक के तत्व सहायक के रूप में है, ना कि एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मक के तत्व सहायक रूप में कहे जाएं। तो हमारे यहाँ पर ये एक एकात्मक के ज्यादा गुण है। मैडम तो गवर्नमेंट मैम अगला बता दीजिए मैम क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका प्रीएम्बल का, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो प्रीएम्बल एक तो आपको सारी याद होनी चाहिए बिल्कुल, बाई वर्ड बिल्कुल एकदम। ये मैम एक प्रीएम्बल में अगर जैसे ये आगे पीछे हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम है या एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन ही लिखना पड़ेगा? लाइन बाई लाइन लिखियो आप, मतलब कि ये आपको याद होनी चाहिए कि हाँ इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है, बिल्कुल लाइन बाई लाइन। अगर वो ऊपर आगे नीचे मत पीछे करिएगा, जैसे आगे पीछे हो गया वो नहीं आगे पीछे होने का मतलब नहीं है। ओके। नहीं नहीं, एक एक लाइन आपको लिखनी है और आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको इसकी प्रीएम्बल याद होनी चाहिए बिल्कुल, भारतीय संविधान की। तो जब आप इसकी प्रीएम्बल लिखते हो तो प्रीएम्बल से ही आप इसके जो है क्या निकाल लेते हो, इसके एलिमेंट्स निकाल लेते हो, स्पेशल एलिमेंट्स निकाल लेते हो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हो। जब कैरेक्टरिस्टिक्स हम निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको क्या क्या करना है, सोवरिन है ना, हम सोवरिन है
डेमोक्रेटिक, उसका अर्थ आपको लिखना है, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, ये सभी वर्ड आपको डिस्क्राइब करने हैं। जो हम बात करते हैं जस्टिस की, कौन कौन से जस्टिस होने चाहिए, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, ये सब जस्टिस हमको वहां पे बताने होंगे। तो हमें पूरी की पूरी प्रीएम्बल को डिफाइन करना है। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि क्या जो है कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड, क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकती है, किया जा सकता है? तो यस, इट कैन बी अमेंडेड। It was held that in the case of Keshwananda Bharati versus State of Kerala, 1973, जिसमें ये कहा गया था कि it can be amended, but basic मैम प्लीज structure रिपीट cannot द be केस amended. लॉ, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, केस लॉ रिपीट करोगे, ब्रेक हो गई थी। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1973। इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद बात आती है आपकी स्टेट की डेफिनेशन की। ये दो क्वेश्चन है आपके जो लॉन्ग बनने के चांसेस होते हैं। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट आपका दिया गया है आर्टिकल 12 के अंदर, और वो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 12 क्या कह रहा है। मैम जब ये प्रीएम्बल का हम डेफिनेशन डालते हैं तो सोवरेन, सोशल, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 5 को तो डिफाइन कर देना है ना? बिल्कुल, और जस्टिस को भी। और ये जो 4 चीजें और हैं, एक जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी और फर्टिनिटी, हाँ ये भी डिफाइन करना है। हाँ, बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। फर्टिनिटी आपको पता है ब्रदरहुड की भावना है, इंटीग्रिटी, अखंडता की ये बात कर रहे हैं कि कोई भी इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है किसी भी प्रकार से। और क्या कहते हैं इसमें, और जितने भी वर्ड है सब करने हैं आपको। मतलब ये 8-10 वर्ड जो हैं इनको मतलब इनके बारे में लिखकर कुछ भी डाल सकते हैं तो काम बन जाएगा। रेलिवेंस है ना, जो आप समझ पा रहे हो ना अपनी बुद्धि से, रेलिवेंसी के साथ, वो ठीक है, आपको लिखना है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। अब इसके बाद बात आती है आपकी स्टेट की, कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, वो क्या दी गई है। तो जब हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखते हैं तो हमें चार चीजें देखने को मिलती है। आर्टिकल 12 to 35 आपके फंडामेंटल राइट्स है। तो आर्टिकल 12 ये बताता है कि जो आपके फंडामेंटल राइट है ना, वो अगेंस्ट द स्टेट गारंटी किए गए हैं, क्योंकि एक आम आदमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन स्टेट आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है ये अधिकार आपसे लेकर के। तो ये ऐसे अधिकार हैं जो जन्मसिद्ध अधिकार है, और इनको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी कानून बना के। और इसीलिए स्टेट की डेफिनेशन दी गई कि स्टेट कुछ नहीं बिगाड़ सकता आप लोगों का। और स्टेट में क्या क्या आता है, आर्टिकल 12 ये कहता है कि जब स्टेट की डेफिनेशन की बात की जाएगी तो वहां पर उसमें आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये 4 चीजें हैं इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। तो यहाँ पर ये 3 तो सबकी समझ में आ जाती है। जो आपको डिफाइन करनी होगी वो करनी होगी आपको अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी क्या होती है, तो जब आप अदर अथॉरिटी को डिफाइन करने पर आएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने केस लो होंगे। उज्जम बाई, आपके पास केस होगा उज्जम बाई का, उज्जम बाई वर्सेस स्टेट। और जब आप ये मैम लोकल अथॉरिटी के लिए बताया आपने? हाँ, ये मैंने अदर अथॉरिटी के लिए बताया, लोकल के लिए नहीं। ओके। तो इसमें आपका केस होगा, फर्स्ट केस होगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, जिसमें ये कहा गया था दैट इट वाज हेल्ड दैट यूनिवर्सिटी इज नॉट अ स्टेट। यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पास सोवरेन पावर नहीं है, इसलिए ये स्टेट नहीं है। इसके बाद आपका केस आएगा उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी,
जिसमें कि आपका क्या कर दिया गया था, यूनिवर्सिटी को एक तरीके से स्टेट मान लिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने से मना कर दिया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ इजस्डम जेनेरिस। क्योंकि इन्होंने कहा, जो आपका क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप हम हमेशा जब भी कभी स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन करोगे तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इजस्डम जेनेरिस को अप्लाई नहीं करोगे। आप हमेशा ये नहीं देखोगे कि बाकी सबके पास क्या पावर है, तो हम अगर उसके पास वही सेम पावर होगी तो उसको स्टेट मानेंगे, नहीं। आप हमेशा इजस्डम जेनेरिस को यूज नहीं कर सकते हो। आपको बल्कि ये देखना होगा कि अगर कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी एक्ट के अंदर बनाया गया है और किसी एक्ट से वो गवर्न होता है, तो वो क्या होगा, इट कैन बी अ स्टेट। अगर वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी एक्ट से गवर्न होता है तो इट कैन बी अ स्टेट और इट विल बी अ स्टेट। ये यूपी वाला बात का केस है या ये मद्रास बाद वाला? का केस है, बाद का। मद्रास वाला पहला केस है। तो अब यूनिवर्सिटी मतलब स्टेट है ना? हाँ, अभी जो है यूनिवर्सिटी को स्टेट मान लिया गया है। इसके बाद केस आया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल का। ये मैंने आपको भेजा हुआ है, ये आपको गए हुए हैं ना क्वेश्चंस, विद आंसर वाला। नहीं मैम, आपने अभी तक नहीं शेयर किया है वो। क्लास में तो दिया था मैंने, वो होगा किसी ना किसी के पास। चलिए कल ठीक है भिजवाती हूँ मैम, मैं ग्रुप इसको। में आप ग्रुप में शेयर करा दो प्लीज। ठीक है, तो उज्जैन बाई सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल में भी सेम ही बात की गई थी कि अगर आप किसी भी एक्ट से गवर्न होते हो तो आपको सोवरिन माना जाएगा, और जो यूनिवर्सिटी है उसको एक तरीके से स्टेट ही माना गया इसके अंदर भी। मतलब इसकी जो इंटरप्रिटेशन थी उसके अनुसार अब यूनिवर्सिटी स्टेट है। मैडम एक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब इसमें जो आपने निगम का बताया है, कॉर्पोरेशन जो है आपकी, इसमें वो आएगा जिसमें जिसके कंट्रोल सेंट्रल का, स्टेट का, गवर्नमेंट का जिसके ऊपर कंट्रोल हो और उन्हीं के द्वारा उसको फंडिंग की जाती है, जैसे कि आपका इसरो हो गया, बीएसएनएल हो गया और आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, जहाँ पे मतलब उसके एम्प्लॉय को सैलरी का जो देने का अधिकार है, मतलब उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, भले ही वो अपना रेवेन्यू खुद अर्न करके अपना जो है जो फाइनेंस स्ट्रक्चर है खुद मैनेज करे। हाँ तो देखिए, वो इसके इनकी तरह यही बात होती है, जैसे कि आपका क्या कहते हैं भारत पेट्रोलियम है और ये सब है। इनका ये कहना है कि भैया जिस पर स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी अधिकार है, उसके थोड़े से भी वो कब्जे में आता है, थोड़ा सा भी अपना वो राइट रखता है, तो वहां पर उसको हम क्या मान के चलेंगे, स्टेट मान के चलेंगे, या एक फिर तरीके से स्टेक, स्टेट अगर उसका फंडेड। स्टेक भी शेयर की लैंग्वेज में स्टेक भी ले सकते हैं कि किसी भी कंपनी में उसका 10%, 20%, बिल्कुल वो भी इसी में कंसिडर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मैम ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस क्या था? मोहनलाल। ठीक। और एक केस था आपका आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिसमें कि जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी थी उसको स्टेट माना गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो पावर थी अपॉइंटमेंट की, चेयरमैन को अपॉइंट करने की पावर उसके पास थी, जितना कैपिटल उसमें लगा था वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। ठीक है, उसके मेंबर्स को अपॉइंट करने की पावर भी किसके पास थी, डायरेक्टर्स को इसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। तो जब सारी पावर ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो ये स्टेट क्यों नहीं होगा, तो इसको स्टेट माना गया। मैम ये सारे के सारे केस लॉज अदर अथॉरिटी के लिए है ना? हाँ, ये दो अथॉरिटी के लिए है, बिल्कुल। ये मैम स्टेट का जो टॉपिक आपने बताया है ये आर्टिकल 12 से, हाँ 12, बस सिर्फ आर्टिकल 12। ओके। अब बात आती है इसके बाद आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या कहता है? तो आर्टिकल 13 आपकी बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ऐसे लॉज जो संविधान के लागू होने से पहले थे और ऐसे लॉज जो संविधान के लागू होने के बाद है। तो जब हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करते हैं, है ना, इसके लागू होने से पहले के जो लॉज हैं, तो वो साफ साफ कहता है कि भैया 13 का क्लोज 1, ऐसे लॉज जो संविधान के लागू होने से पहले बनाए गए थे और अब संविधान के लागू होने के बाद अगर वो किसी भी हद तक, किसी भी एक्सटेंशन तक फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाते हैं या उसका वोलेशन करते हैं या उसको इन्फ्रिज करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, उस हद तक वो वॉइड हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ठीक।
और इसके बाद आती है इसका सेकंड पैरा जो बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ऐसे लॉज जो संविधान के लागू होने के बाद स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। अगर वो ऐसा कोई कानून बनाता है तो वो वॉइड होगा। तो अगर पहले से कानून बन रहे थे तो उस एक्सटेंशन तक वॉइड हो जाएंगे जहां तक वो फंडामेंटल राइट को ब्रेक कर रहे हैं, और उसके बाद स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है, और अगर जा रहे होंगे तो वो भी वॉइड हो जाएगा। दो डॉक्ट्रिन आपके अप्लाई होते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के थ्रू हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं उस लॉ को जो कि वॉयलेशन कर रहा है फंडामेंटल राइट का। तो हम क्या करते हैं, देखता है सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि वो लॉ जो कि संविधान के लागू होने से पहले था और अब संविधान आ गया है तो किस हद तक अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो सिर्फ उतना लॉ ही बाहर निकाल देंगे जो वॉयलेशन कर रहा है। अगर बाकी लॉ बना रहता है तो उसको छोड़ देंगे एज इट इज, अगर वो वैलिड है। तो छान के देखते हैं कि भैया अगर वो पूरा का पूरा लॉ वैलिड है और सिर्फ एक ही पैरा है या एक ही प्रोविजन है जो हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रेक कर रहा है तो उस एक प्रोविजन को निकाल दो उसमें से, बाकी पूरा एक्ट बना रहने दो वैलिड। ठीक, तो ये छानने का एक नियम है, एक तरीके से फिल्टर आउट करने का एक नियम है। सेकंड है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये कहते हैं कि जब भी कभी हम इस तरीके से सेपरेट करते हैं चीजों को तो वो क्या होती है, वो मरती नहीं है, अनकॉन्शियस होती है, वो अनकॉन्शियस होती है, यानी कि वो एक तरीके से मूर्छित हो जाती है। और जब कभी भी स्टेट ऐसा कोई कानून बना के उसको सही कर देता है, वैलिड कर देता है आगे चल के, तो वो क्या हो जाएंगी, वो जागृत हो जाएंगी फिर से। तो सिर्फ और सिर्फ उन पे कुछ समय के लिए एक्लिप्स लग जाता है, ग्रहण लग जाता है, और अगर आगे चल के उनको वैलिड किया जाता है तो वो फिर से जीवित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो मरी तो है ही नहीं, सिर्फ मूर्छित की गई है। तो ये एक्लिप्स का नियम है। ये मैडम केवल उस पे लागू होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, दोनों पे, दोनों पे नहीं, दोनों पोस्ट पे, में नहीं, पोस्ट में नहीं लगेगा मैडम, शायद वो दोनों पे लागू सेपरेबिलिटी जो है दोनों पे लगेगा, ये प्री पे लगेगा ना। देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है उसमें भी यही कहना है। मान लीजिए कि अभी जुडिशियल रिव्यू किया गया और जुडिशियल रिव्यू करके जो क्या कहते हैं स्टेट ने कोई भी ऐसा कानून बनाया जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा था, तो वो क्या हो गया, उन्होंने उसको क्या कर दिया, वॉइड कर दिया। लेकिन अगर आगे चल के पार्लियामेंट ने कोई ऐसा अमेंडमेंट कर दिया जिसके थ्रू वो पावर उसको आ गई स्टेट के पास कि हाँ वो ऐसा कानून बना सकता है, तो फिर आप क्या करोगे? नहीं, वो फिर दोबारा ही बनेगा आई थिंक। मान लेकिन लीजिए जो पुराना है, अर्लियर लॉ है, वो उसमें लगता है एक्लिप्स शायद। नहीं मैम, इसमें एक्चुअली कंफ्यूजन ये दोनों एक्लिप्स और ये सेपरेबिलिटी दोनों ही लगेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशन पे ही। नहीं, सेपरेबिलिटी तो दोनों पे लगेगा, सेपरेबिलिटी तो दोनों पे लगेगा ना मैम। हाँ, और ये केवल एक्लिप्स जो है अर्लियर पे लगेगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पे। देखिए ये दोनों वैसे दोनों पे लगते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है इसका ओरिजिनेशन ही कहाँ हुआ था, बीकाजी नारायण, एक केस था स्टेट ऑफ एमपी 1955 का केस था जिसमें कि इसको बताया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को बताया गया था 1955 में, ठीक है, और संविधान लागू हो गया था 1950 में। तो ये दोनों डॉक्ट्रिन दोनों जगह अप्लाई होते हैं, तो इसको ये मत लेकिन मैडम वो जो केस बताया गया था वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल केस था। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये मैम ये सेपरेबिलिटी केवल हम जो उसको छांटते हैं वहीं तक सीमित है ना, लागू होना ना होना तो अलग की बात है ना। हाँ, वो वहीं तक सीमित है। और एक्लिप्स में हम ये डिसाइड करते हैं कि इनको हम मान्य करेंगे, यही ना। एक्लिप्स में ये है जब कोई दोबारा कोई कानून बन जाए और वो कानून रिवाइव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो बाद में रिवाइव हो जाएगा, सरवाइव कर लेगा आगे चल के। मैडम एक क्वेश्चन इस पे ये है कि जो ये आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे के सारे मतलब हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ रहे हैं क्या, जितने पुराने लॉ हैं? पुराने लॉ अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रेक करेंगे ना, वहां तक हम उनको बाहर कर देंगे बस, और ये डॉक्ट्रिन के थ्रू करेंगे, ये दो डॉक्ट्रिन अप्लाई करेंगे बस। अब इससे आगे आप कुछ मत समझिए, इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। ओके मैम, तो इसी में कंफ्यूजन हो रही है। मैं पिछली बार भी मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप लोग ना बहुत देर कर देते हो। ये रिवीजन क्लास है, इसमें मुझे पूरा रिवीजन करवाना है। ओके ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर मीनिंग दिया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, आर्टिकल 13 में। तो वो देख लेना है आपको कि जितने भी आपके क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस है, जितने भी आपके नोटिफिकेशन है, वो सभी किसकी डेफिनेशन में आते हैं, लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। तो वो डेफिनेशन दी गई है आपका किसमें, 13 क्लोज 3 के अंदर। और
13 क्लोज 4 ये बताता है कि जो आपका अमेंडमेंट है अंडर आर्टिकल 368 वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। तो जो अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है, और जो लॉ की डेफिनेशन में आता है सिर्फ उसी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है बस। अब इसके मैडम बाद ये 13 रिव्यू की पावर भी देता है? ये 13 का क्लोज 4 है जो बाद में ऐड किया गया था ना इसमें। नहीं, रिव्यू की पार्टी भी पावर भी देता है ये कौन कॉन्स्टिट्यूशन को 13? रिव्यू। हाँ, वो 32 तो देता है, ये भी देता है। ये 13 ही देता है बेसिकली पावर उसको, कि वो ये देखे कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं है। अच्छा, यही अगर मिलता है ना इसको तो void कर दे। अमेरिकन लॉ के हिसाब से, तो यही था, इसमें हाँ है नहीं ना 32। ठीक है। हाँ, बिल्कुल 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 सही। तो ये 13 दे रहा है यहाँ पे पावर, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो को ही पावर है। अब बात आती है आपके आर्टिकल 14 की, रूल ऑफ लॉ की बात आती है। जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टर्म यूज की गई हैं, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। का अधिकार, जो समानता का अधिकार है वो 14 to 18 आपका दिया गया है। मेनली आपसे 14 पूछा जाता है, तो 14 में दो टर्म यूज होती हैं। एक तो हर एक किसी को क्या माना जाएगा, विधि के सामने सभी एक समान होंगे, ठीक ना, कोई इसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, अगर किसी ने कोई भी गलत काम किया है तो वो लॉ सब पे एक जैसा अप्लाई होगा बिल्कुल, और विधि की नजरों में सब एक समान है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, भारत की टेरिटरी के अंदर रहते हुए सभी को जो है इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा उनके सिचुएशन के आधार पर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो जो इसकी सेकंड टर्म है ना वो हमने ली है कहां से, अमेरिका से। वो अमेरिकन कंसेप्ट है जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है, और जो इसकी फर्स्ट सेंटेंस है इसका इक्वालिटी बिफोर लॉ वो हमने लिया है ब्रिटिशर्स से। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया, ब्रिटिश से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से। तो जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है तो ये तो रूल ऑफ लॉ है कि भैया विधि का शासन होगा, किसी एक पर्सन का शासन नहीं होगा, विधि के अनुसार सबको चलना होगा। सेकंड बात आती है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, सभी को उसके अधिकारों का यूज करने में इक्वली प्रोटेक्शन दिया जाएगा, बशर्ते कंडीशन सबकी सेम होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति है और उसने कोई भी ऑफेंस किया है और वो जेल में बंद है और वो ये कहने लगे जी मेरा भी अधिकार है आर्टिकल 21 और मुझे भी वो दो, नहीं, क्यों, क्योंकि सिचुएशन अलग है। वो अधिकार को किसको मिलेगा, जिसने कोई ऑफेंस नहीं किया है उसको मिलेगा वो अधिकार। तो इक्वल प्रोटेक्शन तो सिचुएशन के हिसाब से वहां पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है इसके अंदर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंदर। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहां, जहां पर वो एक समान परिस्थिति में हो उनको किया जाएगा, किसी अक्यूज्ड अगर क्लेम करने लगे उसको नहीं किया जाएगा। तो जो एक जैसी सिचुएशन में होंगे उनको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये है इसका कहना। इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। और इसी के अंदर क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। क्लासिफिकेशन आपका ये कहते हैं कि पब्लिक वेलफेयर में आर्टिकल 14 में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि विधि एक समान है, सब पे एक समान रूप से लागू होगी, लेकिन इसमें क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, बस बशर्ते कि वो एक तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित हो, बोधगम्य अंतर पर आधारित हो, ठीक। साथ ही साथ जिसलिए वो बनाया गया है उस डिजायर के साथ, उस रिजल्ट के साथ उसका एक रेशनल नेक्सस होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया और उसमें कह दिया गया कि भैया 18 साल के से ऊपर के जितने भी व्यक्ति और 18 साल का व्यक्ति वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उससे नीचे का नहीं कर सकता है। तो ये जो अंतर आप देख रहे हो क्या है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, ये बिल्कुल सही है। और ये क्यों किया गया है, ये इसलिए किया गया है ताकि जो माइनर है उनका प्रोटेक्शन किया जा सके, और साथ ही साथ जो लोग इससे प्रताड़ित होते थे जब ब्रीच होता था कॉन्ट्रैक्ट का, वो कहाँ पे रेमेडी लेने के लिए जाए, तो उनको रेमेडी दी गई है, ठीक। तो वहां पे उनको प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन अगर वहीं पे ये कहा जाता कि सफेद बालों वाले तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, काले बाल वाले नहीं कर सकते, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसी तरीके से आप देखते हो कि वुमेन के लिए अलग लॉ बनते हैं, चिल्ड्रन के लिए अलग लॉ बनते हैं, थर्ड जेंडर के लिए अलग लॉ बनते हैं। तो क्या है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है उस एक सेम कैटेगरी के लिए, सेम सिचुएटेड पर्सन के लिए। बस एक तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित होना चाहिए और उसका रेशनल नेक्सस होना चाहिए। अब इसके साथ देखिए ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है इक्वालिटी, और इसमें एक जो है नई चीज और ऐड हो गई है,
ये कहते हैं कि ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सस वहां पर होना चाहिए, साथ ही साथ वो कैसा होना चाहिए, वो एक रीजनेबलनेस उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। रीजनेबलनेस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो रीजनेबल भी होना चाहिए जो आप क्या कर रहे हो, वही इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। और नेचुरल जस्टिस भी आप काउंट करेंगे। नेचुरल जस्टिस समझते हैं, ओडी अल्ट्रम पार्टम दोनों पक्षों को सुना जाएगा, साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं बनेगा और एक विभागीय पक्षपात नहीं किया जाएगा, कोई भी बायसनेस किसी भी प्रकार की नहीं होगी। तो जब आप रूल ऑफ लॉ को रखते हो ध्यान में, तो वहां पे नेचुरल जस्टिस को भी साथ में रखना पड़ेगा। जब आप बात करते हो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की, रेशनल नेक्सस की, तो उसमें नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल भी ऐड होना चाहिए। मैडम ये नेचुरल जस्टिस में केवल 3 ही पॉइंट है ना बस? किसमें? ये नेचुरल जस्टिस में कि जज वायस नहीं होने चाहिए। तीन ही पॉइंट है, 3 ही पॉइंट है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें आपका आगे आता है 19 कि 19 क्या बात कर रहा है, आर्टिकल 19। वैसे तो आप देखते हैं कि जो आर्टिकल 19 है उसमें आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वहीं पर आपका जो है एक यूनियन बनाने की भी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। वहीं पर आपको जो है उन्होंने ये कहा है कि आप पीसफुली कोई भी सभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडियन टेरिटरी में, आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं इंडियन टेरिटरी में, ठीक है। आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, किसके अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर। तो ये सारी स्वतंत्रताएं कहाँ पे दी गई हैं, आर्टिकल 19 में दी गई हैं। आर्टिकल 19 में जो आपसे मेन चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि वो क्या है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, वो आपकी क्या हो सकती है, वर्बल हो सकती है, ओरल हो सकती है, ठीक। वो आपकी रिटन भी हो सकती है, वो प्रिंटिंग के थ्रू हो सकती है, वो सिंबल के थ्रू हो सकती है, वो किसी भी प्रकार से की जा सकती है। साथ ही साथ जब भी कभी बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो वहां पर बात आती है प्रेस की, मीडिया की। तो मीडिया को इसका एक अभिन्न अंग माना गया है कि ये जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये पूरी तरीके से जो रिप्रेजेंट कर सकता है वो मीडिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो आपस में बात कर लेंगे एक दूसरे से, लेकिन जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की ज्यादातर जो उसको यूज करता है वो मीडिया करता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे लोगों तक भी उसको पहुंचाता है। तो इसीलिए इनका ये कहना है कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक इंडिया का फाउंडेशन है, इसकी आधारशिला है। अब ध्यान रखिएगा कि जो ये आपको फ्रीडम बताई गई हैं, उनपे क्या किया जा सकता है, उनपे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस आपको जरूर पता होने चाहिए। जो फ्रीडम है वो तो 19 क्लोज 1 में दी गई है, और जो रेस्ट्रिक्शंस है वो 19 क्लोज 2 में दिए गए हैं। जब 19 क्लोज 2 की बात आती है कि भैया रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगाए जा सकते हैं, और जब आप इस पे केस लॉ भी लिखें तो ध्यान रखिएगा कि केस लॉ इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। जैसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रोमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि ये कहा गया कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है उसमें मेनली बात की जाती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। इट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। सकल पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये केस लॉ भी आपको देने हैं 2 से 3 इसके अंदर। मैम सेकंड वाला एक बार फिर से रिपीट करोगे? रोमेश थापर। मैम ये रोमेश थापर थे कौन? रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इन्हें ये इसको आप थे, थोड़ा इसको ये आप थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा ना देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 1950 का केस है ये। नहीं मैं ये क्या ये पत्रकार वगैरह थे क्या रोमेश थापर? नहीं, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ओके ये तो मैं भी अभी आपको बताने में सक्षम नहीं हूँ। मैम तो थर्ड वन है तो उमेश थापर के बाद रोमेश थापर के बाद आपका जो आता है सकल पेपर्स, SAKAL, सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
अच्छा, जब हम बात कर रहे थे आपकी रेस्ट्रिक्शंस की कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या-क्या लगाए जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल देगा, कोई भी नारेबाजी कर देगा, है ना, कहीं पे भी खड़ा होके। अगर हमें लगता है कि ये हमारी सॉवरेनिटी को हिट करता है, हमारी इंटीग्रिटी को हिट कर रहा है, तो उसको अंदर कर देंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा के हित में इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद दिस फॉरेन स्टेट, अगर हमारे दूसरे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है और कोई उनको भड़का रहा है भारत के अंदर भाषणबाजी करके, तो हम उसको क्या करेंगे, अंदर कर देंगे, स्वतंत्रता छीन लेंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था या पब्लिक व्यवस्था को हम हिट नहीं होने देंगे। डिसेंसी और मोरालिटी, इनको भी हिट नहीं होने देंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होने देंगे हम। ऐसा नहीं कि कोई भी खड़ा होके जो है वहां पे जुडिशरी के साथ बदतमीजी कर रहा है या उसको नीचा दिखा रहा है, सोलिसाइट कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। डेफामेशन, कोई डेफामेशन नहीं कर सकता इस आधार पे आप भाषणबाजी करके और दूसरों की मानहानि कर दो स्टेज पे खड़े होके, ऐसा नहीं हो सकता है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी को आप भड़का नहीं सकते हो ऐसा करके। ठीक, अगर हमें ऐसा लगता है कि इस तरीके से भड़काया जा रहा है अपराध करने के लिए, तो उसको तुरंत उसकी ये स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, उससे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। अब इसके बाद आपका जो आता है वो आता है आपका 20 में 3 चीजें आती हैं आपकी। एक तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, है ना भैया, ऐसा जिस समय जो ऑफेंस किया गया था और उसके लिए जो उस समय पनिशमेंट थी, सिर्फ और सिर्फ वही पनिशमेंट पर्सन को दी जाएगी जो उस समय थी जिस समय उसने ऑफेंस किया। बाद में वो बढ़ गई है तो वो उसको नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर घट गई है तो बेनिफिट उसको मिल जाएगा घटने का, लेकिन बढ़ने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसी भी पर्सन को सिर्फ और सिर्फ उसी लॉ के थ्रू पेनलाइज किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है जो उस समय रही थी जिस समय उसने वो ऑफेंस किया। अगर आगे चल के उसमें अमेंडमेंट हो जाता है और उस समय उसका ट्रायल ही चल रहा है और उसकी सजा बढ़ा दी जाती है उस अपराध की, तो उसको वो बढ़ी हुई सजा नहीं मिलेगी, उसको वही सजा मिलेगी जो उस समय थी जिस समय उसने अपराध किया। सेकंड बात आती है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। किसी भी पर्सन को आप एक से अधिक बार क्या पनिश या प्रोसिक्यूटेड नहीं कर सकते हो, है ना, अभियोजित और पनिश नहीं कर सकते हो। एक ही बार उसको आप क्या करोगे, उसका ट्रायल करोगे और एक ही बार उसको पनिश किया जाएगा, बार बार नहीं उसको पनिश किया जाएगा या उसका ट्रायल किया जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार एक ही ऑफेंस के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। इसमें जो मैक्सिम आपकी आती है वो नेमोडेट विस वेक्सारी आती है, लेकिन ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को एक बार किसी अपराध के लिए प्रोसिक्यूटेड और पनिश किया जा चुका है तो उसको दोबारा उसी ऑफेंस के लिए नहीं छेड़ा जाएगा। आप अपील में चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन आप फ्रेश नहीं करवाओगे, दोबारा नहीं चलेगा उसका कुछ भी। थर्ड बात आती है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसमें नार्को टेस्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है और वो इसी में है कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है। आप किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अब बात आती है आर्टिकल 21 की कि आर्टिकल 21 क्या कह रहा है। तो आर्टिकल 21 आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 21 से। तो जब आर्टिकल 21 की बात आती है तो एक तो आपको इसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 21 क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसकी जीवन और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। तो कब कर सकते हो, जबकि उस पर कोई प्रोसीजर हो, उस पर कोई लॉ बना हुआ हो, तभी आप उसको उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव्ड कर सकते हो। तो इसमें आपके जो केस लॉ होंगे, एक तो आपको वो लिखने हैं, जैसे केस लॉ आता है आपका A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस पर A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें कि एक बहुत ही नैरो व्यू अपनाया गया था। नैरो व्यू किस तरीके से, उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रेस्ट्रेंट ही पर्सनल लिबर्टी को हिट कर सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। पर्सनल लिबर्टी कब आपकी ब्रेक होगी, जब किसी को फिजिकली रेस्ट्रेंट कर लो,
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत ही नैरो व्यू था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उसके बाद मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो 1978 का केस है, इसको वाइड किया गया। इसको कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रेस्ट्रेंट ही पर्सनल लिबर्टी को वॉयलेट नहीं करता है, हिट नहीं करता है, बल्कि जब आप किसी को बिना किसी ऐसे लॉ के जो जस्ट, फेयर और रीजनेबल ना हो उसके पर्सनल लिबर्टी से हिट अलग करते हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी पर्सनल लिबर्टी को हिट करना कहलाएगा, आर्टिकल 21 का वॉयलेशन कहलाएगा। जो लॉ आपने बनाया है अगर वो जस्ट फेयर और रीजनेबल नहीं है तो भी आप किसी को उसकी पर्सनल लिबर्टी से अलग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भैया जो लॉ है वो कैसा होना चाहिए, जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, जिसके द्वारा आप उसको अलग कर रहे हो उसकी पर्सनल लिबर्टी से। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि ये पशुवत जीवन जीने की बात नहीं आती है, वो डिग्निटी के साथ भी जीना इसके अंदर है। फिजिकल रेस्ट्रेंट ही नहीं, डिग्निटी के साथ जीना भी है इसमें। क्योंकि इनको देश के बाहर जाने से रोक दिया गया था, तो ये कहने लगे कि भैया फिजिकल रेस्ट्रेंट ही नहीं आ रहा, किसी व्यक्ति को अगर वो अपने ही देश के अंदर डिग्निटी के साथ ना रह पाए तो वो भी क्या है, पर्सनल लिबर्टी को आप उसकी छीन रहे हो, आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है वो भी। तो इसमें एक ध्यान रखिएगा कि एक तो राइट टू डाई नहीं आता है, इसमें राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 में राइट टू डाई नहीं आता है। ये कहा गया था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कि भैया राइट टू लाइफ डजंट इंक्लूड राइट टू डाई। इसी में आपके बहुत सारे राइट आते हैं, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू गुड हेल्थ, राइट टू लिव इन गुड एनवायरमेंट, राइट टू प्राइवेसी, ये सब इसी के पार्ट हैं आपका 21 के। इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ाओगे। ध्यान ये भी आपको रखना है साथ के साथ ही कि जो आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 20 है उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया था 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू कि इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान इनको सस्पेंड किया गया था 1976 में। मैम राइट ऑफ लाइफ को, हाँ, आर्टिकल 21 और 20 को, 20 और 21, हाँ मैडम, ये राइट नहीं किया जा सकता। ये राइट टू डाई का कौन सा केस लॉ है? ये है आपको ज्ञान कौर, GIAN, ज्ञान कौर, GIANKAUR। मैडम ये जो आपने अभी बताया जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, ये पहली बार मेनका गांधी के में आया था, इससे पहले भी आ गया था? नहीं, इसी में आया था, टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी इसी में आया था, जस्ट, फेयर और रीजनेबल, और साथ ही साथ इसी के अंदर आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अप्लाई हो गया। पहले तो था स्टेब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ, उसके बाद कह दिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करो। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि विधायिका कुछ भी बना देगी और आप कुछ भी अप्लाई कर दोगे। ये मैम ये 2021 वाला जो सस्पेंड नहीं कर सकते हो, कौन से अमेंडमेंट में था ये 44th अमेंडमेंट 1978। ओके। इसके बाद आपका बनता है क्वेश्चन जो आता है वो 25 से बनता है, 25 to 28। तो जब 25 में आप जाते हो तो आप ये देखते हो कि भैया एक सेक्युलर स्टेट की स्थापना की गई है भारत को। तो क्या कहा गया है कि देयर इज नो रिलीजन ऑफ अ स्टेट, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, बट इट विल रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन, ऑल द रिलीजन, लेकिन ये सबका क्या करेगा, सम्मान करेगा। तो ये आपका जो आर्टिकल 25 है वो भी यही कहता है कि भैया भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति रहते हैं, व्यक्ति चाहे वो आपका कोई भी हो, सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, तो उन सभी को क्या करने की, ये कहते हैं कि भैया वो जैसे चाहे उसको वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, वैसे कंसाइंस कर सकते हैं, उनको ये पूरी फ्रीडम होगी। लेकिन ध्यान ये रहे कि उस पर ये कहते हैं कि वो जो आपका अधिकार है ना, वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अंदर है। वो रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी है, एक तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इनके अधीन होगा वो, इनसे ऊपर नहीं हो सकता है। जो प्रैक्टिस, प्रोपोगेट और कंसाइंस करने की हम बात कर रहे हैं वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ का सब्जेक्ट होगा, यानी कि इसके अधीन होगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता है।
तो सबको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। साथ ही साथ आपका जो आर्टिकल 26 है वो ये कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो आपके ये संप्रदाय होते हैं, चाहे वो आपका हिंदू संप्रदाय है, और हिंदू संप्रदाय में भी आप देखते हो जैसे कि अभी रिसेंटली मैं देखती हूँ अखाड़ों की, क्योंकि अभी महाकुंभ लगने वाला है, जैसे जूना अखाड़ा है, निरंकारी अखाड़ा है, ये क्या है, एक संप्रदाय है, और इनको ये अधिकार 26 के अंदर दिया गया है कि वो जैसे चाहें वैसे अपने इस रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसका पोषण कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने रिलीजियस जो फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड विषयों पर उनको मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, ओनरशिप रख सकते हैं। तो ऐसे जो संप्रदाय हैं उनको ये फ्रीडम दी गई है कि भैया जो आप ये ग्रुप है ना आपका, आप एक संस्था बना सकते हो, उसका पोषण कर सकते हो, ठीक। उसी तरीके से आप अपने विषयों को भी मैनेज कर सकते हो, जो सब्जेक्ट हैं आपके, आप जो रिलीजियस सब्जेक्ट है उनको मैनेज कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हो, ओनरशिप रख सकते हो। साथ ही साथ आप ऐसी प्रॉपर्टी का लॉ के अनुसार क्या करोगे, उसको सिस्टम बाई उसको वैसे मैनेज करके चलोगे, प्रशासन वैसा रखोगे, वो अधिकार आपको दिया गया है कि आप संपत्ति को भी उसी पर्पस से यूज कर सकते हो। तो ये 26 में। 27 में ये कहा गया है कि भैया कोई भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए, टैक्स पे करने के लिए। 27 में इसके लिए कहा गया है ना, किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते टैक्स की वो दे उस एक विशेष धर्म की उन्नति के लिए। साथ ही साथ जो 28 है वो भाग लेने की स्वतंत्रता की बात करता है कि ये अगर कोई भी पूरी तरीके से फंडेड है स्टेट गवर्नमेंट से, तो वहां पे एक तो कोई भी रिलीजियस एजुकेशन दी ही नहीं जाएगी, लेकिन अगर कोई चैरिटेबल पर्पस से है तो वहां पे रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है, ठीक। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि जो स्टेट से फंडेड है या उससे रिकॉग्नाइज स्कूल है, तो वहां पर किसी भी पर्सन को किसी रिलीजियस एजुकेशन में भाग लेने के लिए आप क्या बाउंड नहीं कर सकते हो, जब तक कि उस पर्सन ने, और अगर वो माइनर है तो उसके गार्जियन ने इसके लिए सहमति ना दे दी हो। तो ये बात। इसके बाद आपका जो मेन रहता है वो रहती है आपकी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में आपकी, क्योंकि ये क्या है, प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट है, कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, साथ ही साथ इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 में ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है या स्टेट कोई भी कानून बना के उसका वो अधिकार छीन लेता है, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है और सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये उसका खुद एक राइट है। 226 में वो हाई कोर्ट जाएगा इन्हीं रिट्स के लिए, और 32 में वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। 5 तरीके की रिट इशू की जा सकती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। जब हैबियस कॉर्पस की बात आती है तो हैबियस कॉर्पस रिट वहां पर जारी की जाती है जहां पर किसी को इलीगली डिटेन किया गया हो। तो कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि टू हैव अ बॉडी, टू प्रोड्यूस अ बॉडी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। मान लीजिए स्टेट ने इलीगली किसी को डिटेन कर लिया है, तो वहां पर वो खुद इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव्स एंड थ्रू हिज फ्रेंड कैन यूज द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फॉर द रिलीज ऑफ दैट पर्सन, कि उसको रिलीज किया जाए। क्यों? क्योंकि उसको इलीगली डिटेन किया गया है, कोई लॉ है ही नहीं और उसको पकड़ लिया गया है, या फिर लॉ है लेकिन उसको अपनाया नहीं गया है, वो तरीका नहीं अपनाया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैडम वहां इसमें मान लो किसी स्टेट प्राइवेट की आदमी ने authority किसी की को जाती डिटेन है। कर लिया हो तो, क्या? किसी प्राइवेट आदमी ने किसी को डिटेन कर लिया हो तो उसके लिए बीएनएस में जाएगा भैया। उसके लिए आप जाओगे सीआरपीसी में, एक प्रोविजन दिया गया था। सीआरपीसी जो पुराने वाला था उसमें था आपका 497 सीआरपीसी, अब तो बीएनएसएस हो गया है। तो वहां पर ये पावर जो है डीएम को दी गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि अगर किसी को कोई प्राइवेट व्यक्ति अपहरण कर लेता है तो वहां पर वो ऑर्डर कर सकता है कि भैया इसको छोड़ दो आप 24 घंटों के अंदर। उसको वहां से लाने की पावर भी रखता है। वो एक तरीके से हैबियस कॉर्पस की तरह कार्य करता है 497 में। अब तो वो चेंज हो गया होगा बीएनएसएस में, सीआरपीसी में। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहां पावर दी गई है। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी को इस तरीके से डिटेन कर लेता है, मान लीजिए एक पति है और वो अपनी पत्नी को ही नहीं जाने दे रहा, उसने डिटेन कर लिया है ना, किसी पेरेंट्स ने उसकी पत्नी को डिटेन कर लिया इस तरीके से। लेकिन ये जो होगा ये सिर्फ एक स्टेट के अगेंस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप स्टेट की अथॉरिटी चेक कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है मैडम। अब इसके बाद बात आती है मैंडामस की, कि मैंडामस क्या है। तो मैंडामस में ये कहते हैं कि वी कमांड, हम आदेश देते हैं।
कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अगर अपनी पब्लिक ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है, उसको परफॉर्म नहीं करता है, तो वहां पर वो व्यक्ति जिसको कि ऐसी ड्यूटी परफॉर्म कराने का अधिकार है, मैंडामस की रिट फाइल कर सकता है, मैंडामस के लिए जा सकता है। और इसमें मैंडामस ही इशू की जाती है कि भैया तुम्हारी ये पब्लिक ड्यूटी है और तुम्हें ये परफॉर्म करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसकी एक पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए। और पब्लिक ड्यूटी कौन सी होती है? जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या किसी एक्ट में बताई गई हो, वही पब्लिक ड्यूटी है। सर्श्योररी, सर्श्योररी का अर्थ होता है कि जब भी कभी लोअर कोर्ट कोई भी डिसीजन, कोई भी जजमेंट विदाउट जुरिस्डिक्शन दे देती है, तो वहां पर जो कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसको रिकॉर्ड को मंगा सकते हैं रिव्यू के लिए, कि अगर वो जजमेंट इलीगल है तो उसको क्या कर देंगे, उसको वो क्वेश्चन कर देंगे, उसको वो क्या कहते हैं, डिसमिस कर देंगे और दोबारा से उसको सुना जाएगा। अगर वो विदाउट जुरिडिक्शन कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। इलीगल जजमेंट पर ये जारी की जाती है सर्च्योररी। जुडिशियल है, जुडिशियल रिट है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ये आपकी कार्रवाई के बीच में जारी की जाती है। जब कभी भी ऐसा लगता है कि कोई जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसको जुडिक्शन नहीं है और वो उस केस को सुन रहा है, तो वो इन बिटवीन प्रोसीडिंग आप रिकॉर्ड को अपने सामने मंगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और उससे वो मैटर को लेके दूसरे कोर्ट को दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको जुडिक्शन नहीं है। तो सर्श्योररी आफ्टर द जजमेंट, और ये इन बिटवीन प्रोसीडिंग, प्रोहिबिशन। ये मैम जो ये जमानत वगैरह के लिए जाते हैं, जैसे केजरीवाल के केस में, तो सारे कोर्टों में जो एक साथ जाते हैं ना, हाई कोर्ट में गए फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, तो ये इसी में ही आएगा क्या, प्रोहिबिशन में? नहीं, ये कहाँ, क्या कहते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, सुप्रीम कोर्ट एकदम नहीं जाओगे आप। अगर हाई कोर्ट डिनाई कर देगा तब सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो एक साथ नहीं जा सकते दोनों जगह, कि यहाँ पे आप हाई कोर्ट चले गए और उधर सुप्रीम कोर्ट चले गए। अगर हाई कोर्ट आपको डिनाई कर देता है और रिलीफ नहीं देता, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो पहले और तो कोई मैडम ये डिस्ट्रिक्ट का होगा ना, फिर डिस्ट्रिक्ट के में जितने भी लेवल का होंगे वहां पे अप्लाई करेंगे, वहां से रिजेक्शन होगी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और वहां से कैंसिल होता है, फिर अगेन हम लोग डिस्ट्रिक्ट में आके अप्लाई कर सकते हैं। उसका टाइम पीरियड लिमिट रहता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? वो इसके अंदर नहीं आता, मैं आपको बता दूं, वो प्रोहिबिशन के अंदर नहीं आता। प्रोहिबिशन के अंदर सिर्फ वही मामले आएंगे जो ट्रायल में है, जो प्रोसीडिंग में है। अब बात आती है वारंटी बता दो। क्यों वारंटी की जैसे मैडम दिल्ली में जैसे कोई हाईटेक कोई केस होता है, तो उस केस में कई बार क्या होता है कि लोकल मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हटा के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ले जाते हैं। कोई हाई प्रोफाइल रहता है, कोई ऐसा मतलब घटना घटित होती है, तो वो सब जाते हैं ना इसके अंदर। तो उनके पता है वहां पे ये होता है कि भैया आपको क्या चाहिए, आपको एंटीसिपेटरी बेल चाहिए, आप जाना नहीं चाहते और आपको बाहर से बाहर बेल चाहिए, और उसके लिए दो जगह ही प्रोविजन है, या तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे या हाई कोर्ट जाओगे। तो वहां पे आप दोनों में से किसी पे भी जा सकते हैं, ये कहा गया है। तो हाई कोर्ट ज्यादा अप्रोच करते हैं लोग। नहीं, मैं तो प्रोविजन के लिए पूछ रहा हूँ मैडम, उस केस में पूछ रहा हूँ। जैसे कि आपका निर्भया का था, उनका पहले लोकल कोर्ट से हटा के फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट में आगे गया था, जहां तक मेरे को नॉलेज है। तो इस तरह के मतलब ये प्रोहिबिशन। हाँ, आप क्यू वारंटो, क्यू वारंटो में आता है बाय वोट अथॉरिटी। आप किस अथॉरिटी से उस पद को धारण करते हो। बाय यूजिंग दिस कोर्ट कैन क्वेश्चन एनी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिसर दैट बाय वोट अथॉरिटी हैव यू एज्यूम दिस ऑफिस। तो अगर कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिस को धारण करता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ सकता है कि भैया किस अथॉरिटी से धारण करते हो, तुम्हारे पास तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो, कैसे बैठे हो इस पद पे। ठीक। और इफ टाइटल इज डिफेक्टिव देन ही हैज टू विकेट द ऑफिस, उसको खाली करना पड़ेगा वो पद। और ये कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है क्यू वारंटो के लिए, पर पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ ही। ऐसा नहीं कि मैं अपने मैनेजमेंट के खिलाफ कर दूं, पब्लिक प्राइवेट के खिलाफ नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक ऑफिसर, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ। ये 5 रिट आपको पता होने चाहिए, पूछी जाएंगी आपसे। 4 नंबर में एक आध रिट भी पूछ ली जाती है, और 20 नंबर में पूरा क्वेश्चन आएगा आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का। अब डीपीएसपी की बात करते हैं। डीपीएसपी आपके आते हैं पार्ट 4 में। ये किस नाम से आएगा मैम? ये 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके। आपकी बात आती है पार्ट 4, आपका आर्टिकल है 36 to 51, 36 से 51। सारे आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही डाल दो। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन शुरू करते हो, आंसर शुरू करते हो कि भैया जो फंडा ये है डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आर्टिकल 36 to 51 दिए गए हैं, और ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और इनका जो मेन पर्पज है वो अचीव करना है आपका सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस।
और पॉलिटिकल जस्टिस तो बहुत हद तक फंडामेंटल राइट से वो हो जा रहा है, अचीव हो जा रहा है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हमें कहाँ से अचीव होगा? डीपीएसपी से अचीव होगा, क्योंकि सोशल या सोशलिस्ट जो वर्क किया जाएगा वो स्टेट लेवल पे किया जाएगा, इकोनॉमिक जो वर्क किया जाएगा वो स्टेट लेवल पे किया जाएगा। तो इनके कंटेंट के आधार पर डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। ठीक है, सोशलिस्ट का अर्थ होता है ये क्या करते हैं? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। गांधीयन टू एस्टेब्लिश कॉटेज इंडस्ट्री, टू एम्पावर विलेज पंचायत एटसेट्रा। तो इनका मेन पर्पस होता है कि भैया कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग पे ध्यान दिया जाए, विलेज पंचायत को एम्पावर किया मैम जाए, एक बार दोबारा से बता देंगे प्लीज। सेल्फ गवर्नेंस वो कर सके। सोशलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट का अर्थ होता है एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। गांधीयन प्रिंसिपल का अर्थ होता है टू एस्टेब्लिश कॉटेज इंडस्ट्री, टू एम्पावर विलेज पंचायत एटसेट्रा। लिबरल प्रिंसिपल कौन से हैं? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, रेस्पेक्टिंग इंटरनेशनल प्रिंसिपल एटसेट्रा। तो आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, वो 3 प्रिंसिपल्स में उनको बांटा जा सकता है, वो 3 प्रिंसिपल पर आधारित है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। ठीक, और ये डीपीएसपी किसके लिए? स्टेट के लिए, कि भैया जब भी स्टेट कानून बनाएगा इनको ध्यान में रखेगा, 36 से 51 तक जो दिए गए हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगा। और अगर ऐसा कानून नहीं बनाता है तो 5 साल के बाद आप उनको हटा सकते हो। ये क्या है? एनफोर्सिबल बाय कोर्ट नहीं है, एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, ध्यान रखना, आप कोर्ट में नहीं जा सकते अगर वो इसको नहीं फॉलो करता है। और इसके बाद आपकी आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आपकी दी गई है किसमें? पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 ए, पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 ए, कि हर एक व्यक्ति का क्या करना चाहिए? राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए बुलाए जाने पर। ठीक, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, जीव जंतु की सुरक्षा करनी चाहिए, वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति करनी चाहिए, देश को हमेशा उत्कृष्टता की ओर ले जाना चाहिए, ये सभी। और साथ ही साथ एक फंडामेंटल ड्यूटीज है जो बाद में जोड़ी गई थी 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, जो 11th ड्यूटी है, कि जितने भी आपके जो गार्जियन है उनकी ये ड्यूटी है कि वो 6 से लेके 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराएं, उनको अपॉर्चुनिटी दे शिक्षा प्राप्त करने की। तो जब आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी इन बिटवीन इमरजेंसी 1976 में जोड़ी गई थी, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 ए, इसमें बेसिकली 10 ड्यूटी थी, और 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसमें 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी, जो कि संरक्षक के लिए थी, जो कि गार्जियन के लिए थी, कि वो जो है अपॉर्चुनिटी देंगे 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने की। बस मैडम ये 10 की 10 यदि याद ऊपर नीचे करके आपको वो लिखना है, आपको 10 नहीं लिखनी, अगर आपको 7 याद है आपको 7 लिखनी है बस। ठीक है। बस ये डाल देना है ऊपर, पार्ट 4 ए 51 ए एडिड इन 42nd अमेंडमेंट 1976, ये जरूर लिखना है आपको, बस इसी से नंबर मिलेगा। ठीक, ये आपका रिवीजन होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से अपना एग्जाम दे के आओ।